गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमितेश सोनी, आपका दोस्त, आपका टीचर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आज यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को कवर करेंगे। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो आगे की वीडियो में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि आखिर संविधान क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम संविधान समझ लेते हैं। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि संविधान एक दस्तावेज है, यानी संविधान एक रिकॉर्ड है। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को समझें तो हम कह सकते हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड how a country, how a state, how a organization or political organization works। यानी किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और किसी भी संस्थान को चलाने के लिए जो नियमों का एक दस्तावेज होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि संविधान कितने तरह के हो सकते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि संविधान बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि जितने भी नियम, रूल्स, रेगुलेशन हैं उन्हें हम लिख दें और वो एक दस्तावेज के रूप में आपके सामने उपलब्ध हो। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बट अगर क्लासिकल एग्जाम्पल की बात करें कि क्लासिकल एग्जाम्पल के रूप में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो हम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं। ठीक। अब दूसरी बात आती है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर क्लासिकल एग्जांपल लिया जाए तो हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कई बार ये डाउट हो जाता है आप लोगों के दिमाग में कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिसे लिखा ना गया हो। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी रूल्स रेगुलेशन को अगर लिखा नहीं गया है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसे लिखा ना गया हो। ठीक। यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सारे रूल रेगुलेशन को कंपाइल नहीं किया गया। यानी जैसे आप भारतीय संविधान में देखते हैं कि आप एक संविधान की बुक उठाए और उसमें भारत में जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं सब आपको उसी में मिल जाएंगे। यानी भारत किस तरह से चलाया जा रहा है इसकी सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए हर रूल रेगुलेशन की एक अलग बुक होती है, उसे कंपाइल करके एक बुक नहीं बनाया जाता। तो इसे ध्यान रखिएगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक डिफरेंस होता है। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आप जब भारतीय संविधान भी पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में भी आपके किताब में कई टर्म्स आते हैं, संविधान में कई टर्म्स आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई जगह पे राज्य लिखा हुआ है, कई जगह पे देश लिखा हुआ है और कई जगह पे राष्ट्र लिखा हुआ है। हम ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते, यहाँ पे ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, हम केवल आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि आखिर राज्य क्या होता है, देश क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट होता है, एक विधिक या राजनयिक इकाई होती है। यानी अगर हम प्रशासनिक या शासन तंत्र की बात करें तो वहां पे हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। परंतु देश क्या होता है? देश एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक टेरिटरी होती है, एक भौगोलिक इकाई होती है। जैसे हम अपने भारत को भी देश कहते हैं और फॉरेन कंट्रीज यानी विदेशी जो देश हैं उनको भी हम देश ही कह के संबोधित करते हैं। परंतु राष्ट्र जहां भी मेंशन किया गया है, जहां भी नेशन शब्द आया है, वो एक स्पेशल टर्म हो जाता है। यानी वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो किसी विशेष कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो विशेष रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है। तो जब हम सांस्कृतिक इकाई के रूप में किसी देश को देखते हैं तो हम उसे राष्ट्र बोलते हैं, नेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा, आपके सिलेबस में कई बार ये टर्म्स आपसे टकराएंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आज इसे एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि देश कितने प्रकार के हो सकते हैं, देश कितने प्रकार के हो सकते हैं, या वहां पे गवर्नमेंट कितने तरह की हो सकती है, या वहां पे जो शासन तंत्र है वो कितने तरह का हो सकता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अगर पूरे वर्ड में देखा जाए तो बेसिकली आपको 4 तरह के तंत्र मिलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, तो वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। तो यहां पे आपको यह समझना है कि जहां पे जनता को अधिकार होता है अपना शासक चुनने का, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। जहां पे जनता को अधिकार होता है अपना शासक चुनने का, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और अभी विश्व में अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो दूसरा जो तंत्र मिलता है वो ऑटोक्रेसी का है। ऑटोक्रेसी या आप कहें कि डिक्टेटरशिप या एक तंत्र। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहें तो ये समझें कि जहां पर एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां केंद्रित हों, एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां केंद्रित हो जाए, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। अगर इस समय वर्तमान समय में अगर आप क्लासिकल एग्जांपल्स देखें, सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो है कौन सा? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जहां पे किसी एक व्यक्ति के पास ही सारी शासन की जो शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये टर्म्स आपको काफी कंफ्यूज करते हैं, तो आज के बाद ये टर्म आपको कंफ्यूज ना करें, इसीलिए हम इसको शुरुआती वीडियोस में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम तीसरे तंत्र की बात करें तो तीसरा तंत्र जो होता है वो अल्प तंत्र होता है। ओलिग्रेसी इसे कहते हैं, अल्प तंत्र होता है। यहां पे बेसिकली क्या होता है, यहां पे जो शासन की शक्तियां हैं, जो गवर्नेंस पावर है, वो किसी एक निश्चित समूह के पास केंद्रित होता है। और समूह भी हो सकते हैं, बट वो समूह इतने पावरफुल नहीं है कि उस विशेष समूह का वो क्या कर सके, प्रतिरोध कर सके। तो यहां पे अगर हम क्लासिकल एग्जांपल की बात करें तो चाइना, ठीक है, चाइना हो गया, वेनेजुएला हो गया। यहां पे क्या होता है कि एक विशेष समूह के पास ही शासन की सारी शक्तियां सीमित होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोनार्की, जो फोर्थ वन है वो क्या है? मोनार्की यानी राजतंत्र। राजतंत्र की अगर हम डिफाइन करें, अगर इसे हम परिभाषित करें, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे शासन की शक्तियां एक परिवार तक सीमित होती हैं, एक परिवार तक, जिसे हम किंगशिप कहते हैं, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं या राजवंश कहते हैं, वहां तक सीमित होती हैं। ठीक, बट अगर अभी हम देखें तो स्पष्ट रूप से राजतंत्र अब नहीं बचा है। हर जगह पे राजतंत्र कम लोकतंत्र, या आप कह सकते हैं मोनार्की कम डेमोक्रेसी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर इसका क्लासिकल एग्जांपल देखें तो ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, डेनमार्क हो गया, यहां पे अभी भी राजतंत्र है बट साथ में डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, तो ये 4 तरह के शासन के तंत्र हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है कि किस किस तरह से शासन की व्यवस्था चलाई जा रही है। अब हमारा सवाल ये है, या आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि किस देश में संविधान होगा। ठीक, यहां पे सवाल उठ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर किस देश में होगा? ओलिग्रेसी में होगा, डेमोक्रेसी में होगा, मोनार्की है जहां पे वहां होगा, या जहां पे इन सभी में होगा? ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल, एक नियम का दस्तावेज, नियमों का दस्तावेज जिसके द्वारा शासन चलाया जाए या देश चला जाए। तो देश चाहे जैसा भी हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे अल्पतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, हर तरह के देश के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि क्या केवल लोकतंत्र के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है? तो वहां पे आपका जवाब हाँ नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हर तरह के देश, चाहे किसी भी तरह की वहां पे शासन व्यवस्था हो, बट वहां पे संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहां पे आई होप कि आपको जितने भी टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बहुत ही विशेष मुद्दा है
कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, जनरल बुक्स में ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। परंतु एक विशेष मुद्दा है जो आप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझेंगे। हम देखते हैं कि शासन की व्यवस्थाएं कैसी हो सकती हैं, या किसी नेशन का या किसी कंट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कंट्री बनती है, ठीक है, या कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं किसी देश को बनाने का, ठीक। तो यहां पे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बेसिकली दो तरह के जो सिस्टम है वो आपको मिलेंगे। एक मिलेगा फेडरल सिस्टम और एक मिलेगा यूनिटरी सिस्टम, यानी संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, ठीक। बट इसके थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। एक और नाम को आपको मिलता है कन्फेडरल, यानी परिसंघीय व्यवस्था। तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का, अमेरिका का। आप जानते हैं ये भी ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, और 1783 में जब इसे स्वतंत्रता मिली तो लगभग 13 देश यहां क्या हुए, स्वतंत्र हुए। आप देश कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि 13 स्टेट यानी पॉलिटिकल यूनिट्स क्या हुई, स्वतंत्र हुई। और शुरू में जैसे ये चाहते थे कि बाद में कभी भी हमारे ऊपर ऐसे संकट ना आए, तो ये क्या सोचे कि हम क्यों ना एक हो जाएं, मिलके हम लोग एक यूनिट बना लें, एक यूनाइट हो जाएं यहां पे, ठीक। तो वहां पे क्या किया गया कि 13 जो स्टेट्स थे वो मिलके एक कन्फेडरेशन का निर्माण किए। कन्फेडरेशन का मतलब होता है एक इन्होंने सेंटर बनाया और उसी के साथ ये क्या हुए, जुड़ गए। बट यहां पे खास बात ये थी कि सेंटर के पास पावर नहीं थी, पूरी पावर स्टेट्स के पास थी, और स्टेट कभी भी सेंटर से अलग हो सकते थे। यानी आप कह सकते हैं कि कन्फेडरेशन इज अ अनडिस्ट्रक्टिव सेंटर फॉर अनडिस्ट्रक्टिव स्टेट। यानी जो कन्फेडरेशन है वो एक केंद्र है। कैसा केंद्र है? टूटने वाला केंद्र है, ठीक है, उनका, ऐसे स्टेट का जो टूट नहीं सकते। आई मीन अगर आप इसको समझें तो स्टेट कभी भी अलग हो सकते थे, स्टेट का पूरी तरह से यहां पे स्वतंत्रता थी, परंतु जो केंद्र था वो स्टेबल नहीं था। केंद्र स्टेबल नहीं था, केंद्र के पास शक्तियां नहीं थी। धीरे धीरे इस कन्फेडरेशन को ऐसा लगने लगा कि ये मॉडल सही नहीं है, ये मॉडल सही नहीं है। तो उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया में, ठीक, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था, और 1789 तक इन्होंने क्या किया, अपने आप को फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो अभी जैसे क्लासिकल एग्जांपल आप देखते हैं फेडरेशन का, तो वो यूएसए है। तो अभी बेसिकली हम लोगों को समझना है कि फेडरेशन क्या होता है और यूनिटरी नेचर क्या होता है, यानी एकात्मक प्रशासन व्यवस्था क्या होती है, शासन व्यवस्था क्या होती है। तो जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन में क्या होता है, कई स्टेट एक सेंटर के साथ जुड़ते हैं और दोनों के बीच में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, शक्तियों का विभाजन होता है। यहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकती, यानी कभी भी स्टेट सेंटर से अलग नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि कन्फेडरेशन में दोनों अलग हो सकते थे। दूसरी बात आपको यहां पे ध्यान देनी है, जैसे कुछ बातें और ध्यान देनी है कि नागरिकता दोनों की अलग अलग हो सकती है। सेंटर का जो की नागरिकता है वो अलग हो सकती है और स्टेट की जो नागरिकता है वो अलग हो सकती है। सिटीजनशिप अलग अलग हो सकते हैं, यानी दोहरी नागरिकता हो सकती है। जुडिशरी पावर जो है या जुडिशरी सिस्टम जो है वो भी डुअल हो सकता है, दोहरी व्यवस्था हो सकती है, सेंटर के पास अलग और स्टेट के पास अलग। बट यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि सेंटर और स्टेट के पास संवैधानिक शक्तियों का विभाजन होता है, यानी शक्तियों का विभाजन एकदम स्पष्ट रूप में होता है। शक्तियों का विभाजन किसी की तरफ झुका नहीं होता। सेंटर और स्टेट दोनों एक स्वतंत्र होते हैं और दोनों के पास निश्चित और लिखित शक्तियां होती हैं, उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एकात्मक में कि आखिर एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि यहां पे जो स्टेट होता है वो डिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कभी भी उसे समाप्त किया जा सकता है। सारी पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती हैं, यानी सारी शक्तियां सेंटर के पास होती हैं, जबकि स्टेट के पास शक्तियां नहीं होती। दूसरी बात आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो सिटीजनशिप होता है वो सिटीजनशिप केवल सेंटर के पास होता है, यानी सेंटर ही अपना सिटीजनशिप दे सकता है, स्टेट अपना सिटीजनशिप नहीं दे सकता। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो यहां पे शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? सेंटर के पास होती हैं, जबकि स्टेट के पास शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग फेडरेशन, कन्फेडरेशन और एकात्मक यानी यूनिटरी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसे आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि आखिर हमारा भारत क्या है। हमारा भारत कन्फेडरेशन है, फेडरेशन है कि यूनिटरी नेचर का है, ये हमें आज समझना यहां पे बहुत जरूरी है और आगे की वीडियो में आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो देखिए, ज्यादा हम टेक्निकलिटी में नहीं जाते, ज्यादा हम डीप में नहीं जाते, बट अगर आप संविधान का पहला अनुच्छेद देखें तो वहां पे लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, हिंदी में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक, बट इंग्लिश में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो यहां पे आपको समझ में नहीं आता कि ये फेडरेशन है कि एकात्मक है, यूनिटरी है, क्योंकि यूनियन और फेडरेशन दोनों में डिफरेंस है। ठीक, आप देखिए, अगर हम देखें भारतीय संविधान की तरफ, भारतीय संविधान को देखें तो यहां पे आपको कुछ यूनिटरी नेचर भी मिलता है और कुछ संघीय यानी फेडरल नेचर भी मिलता है। जैसे हम देखें, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पृथककरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता हो गई। ठीक है, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो फेडरेशन की हैं। बट अगर हम बात करें न्याय व्यवस्था की तो एकल न्याय व्यवस्था हो गई, इकहरी नागरिकता हो गई, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। शक्तियों का बंटवारा जो है वो आप जानते हैं कि केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। रेजिडरी पावर, ठीक, रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। ऐसे ही अगर हम देखें तो संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है, संविधान अलग अलग नहीं है राज्य और केंद्र के लिए। तो अगर ये विशेषताएं हम देखें तो ऐसा लगता है कि भारत एकात्मक प्रकृति का है। तो यहां पे आपने देखा कि भारत में कुछ संघात्मक प्रकृति भी है और कुछ एकात्मक प्रकृति भी है, और शायद इसीलिए ना तो यूनिटरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया और ना ही फेडरल वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके लिए एक नया वर्ड यूज किया गया, यूनियन। यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। हिंदी में हमें कुछ अच्छा शब्द नहीं मिल पाया तो हिंदी में हम संघ का इस्तेमाल किए, बट इंग्लिश में हमने इसे चेंज कर दिया और हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल न करके हमने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया। वैसे अगर शब्दों में आप जाएं तो काफी कभी भी आप देखिए कि अगर शब्द है तो उसमें कुछ मौलिक अंतर होंगे, अगर दो शब्द हैं तो कुछ फंडामेंटल डिफरेंस उसमें होगा। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे जो यूनियन है, यूनियन वर्ड जो है उसमें एक आप देखिए कि एक एकता का एहसास होता है ना। इसे ऐसा लगता है कि यूनियन शब्द जहां पे इस्तेमाल किया गया है वहां राज्य अपनी मर्जी से केंद्र में जुड़ रहे हैं, जबकि जो फेडरल शब्द है, फेडरल में फेडरेशन, वहां पे यूनाइटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी इन्हें जोड़ा गया है, जबकि यूनियन में लोग आके जुड़े हैं। ठीक, यानी स्टेट आके सेंटर के साथ जुड़े हैं और ये स्टेट को कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक, स्टेट से अलग नहीं होंगे। फिर भी आप देखते हैं कि कई सारी विशेषताएं हैं जो फेडरेशन से मिलती हैं, कई सारी विशेषताएं हैं जो किससे मिलती हैं,
एकात्मक नेचर से है, यानी यूनिटरी नेचर से है। तो इसीलिए कई राइटर्स हैं, जहां यहां पे मैं एक राइटर का कोट आपको दे रहा हूं। डॉक्टर डीडी बसु, प्रोफेसर डीडी बसु हैं, जो संविधान के एक बहुत बड़े ऑथर हैं। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान शुद्ध रूप से ना तो परिसंघीय है और ना ही एकात्मक है, ये दोनों का क्या है, संयोजन है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है और क्वासी यूनिटरी नेचर का है, यानी ये अल्प संघीय है और अल्प एकात्मक है। ये यहां पे दोनों प्रकृति आपस में मिलती है। ठीक है, तो आई होप आप आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताया है, जितने भी विशेषताएं हमने आपको बताई हैं, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगी। और नेक्स्ट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस आएंगी, उसमें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है वहां से स्टार्ट करेंगे, सीधे सिलेबस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो थी ये आपको समझाने के लिए थी कि जो टर्म्स हैं उनका मतलब भी हम लोग समझ जाएं, ताकि हमें संविधान को समझने में आसानी हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी जारी रखिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, ताकि काफी लोगों को इससे फायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच।